Hello everyone, my name is Nikhil Saharia, Assistant Professor of School of Allied Health Sciences, Nirvan University, Jaipur. Today we discuss about the topic Basic Principle of Radiation Protection. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के। रेडिएशन प्रोटेक्शन मतलब रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है कि इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल रिस्क वर्सेज बेनिफिट्स ऑफ रेडिएशन। मतलब इसके जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं उनके बारे में कि इनके मैकेनिज्म क्या क्या हैं, इनके पोटेंशियल रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स मतलब रेडिएशन के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या फिर रिस्क ज़्यादा हैं। अगर रेडिएशन के बेनिफिट ज़्यादा हैं तो हम किसी भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे, अगर रिस्क ज़्यादा है तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है वी डिस्क्राइब द रेडिएशन डिटेक्शन एंड मीजरिंग डिवाइसेस। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे रेडिएशन डिटेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, और मीजरिंग डिवाइसेस मतलब मीज़र यानी मापना, कि रेडिएशन को कम करना और उनके मापने के लिए कि रेडिएशन को कैसे हम कम कर सकते हैं और उनको कैसे माप सकते हैं उसके बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज द टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द पीपल सच एज रेडिएशन वर्कर पब्लिक एंड पेशेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इसमें हम डिफाइन करेंगे वी डिस्क्राइब द रेडिएशन डिटेक्शन एंड मीजरिंग डिवाइसेस। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि रेडिएशन के डिटेक्ट यानी कितनी रेडिएशन लगी हैं और उनको मीज़र करने का काम, कि मीज़र यानी मापना। इट इज़ डिफाइंड एज द टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट द पीपल सच एज रेडिएशन वर्कर पब्लिक एंड पेशेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये क्या डिफाइन करता है? टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रिवेंट यानी रोकना किसी चीज़ को, किससे? रेडिएशन से। किसको? वर्कर को, रेडिएशन वर्कर को, पब्लिक को और पेशेंट को, कि रेडिएशन से कितना अपन रोक सकते हैं, किसको? पब्लिक को, वर्कर को और पेशेंट को। वेरियस प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स आर यूज टू रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू द टेक्नोलॉजिस्ट एंड अदर पर्सन। और वेरियस प्रिकॉशन मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर्स किसके लिए? रिड्यूस करने के लिए, रेडिएशन डोज को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस यानी बचाव करने पड़ते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्शन इज टू सेव द पेशेंट्स लाइफ एंड ऑल्सो सेव द अनवांटेड रेडिएशन एक्सपोजर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन का? कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना। पेशेंट की लाइफ को सेव करके कि पेशेंट की लाइफ को अगर रेडिएशन से कोई भी ज़्यादा अनवांटेड रेडिएशन लग रही है या फिर रेडिएशन लग रही है तो उससे पेशेंट की लाइफ को बचाना। और अनवांटेड रेडिएशन एक्सपोजर, अनवांटेड रेडिएशन वो होती है जितनी अपनी ज़रूरत है उससे अगर अनवांटेड ज़्यादा रेडिएशन लग रही है तो उनसे अपने को बचाना। नेक्स्ट है आईसीआरपी। आईसीआरपी मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। आईसीआरपी एक संस्था है किसकी? रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए जो जो अपने नियम दिए गए हैं, डोज लिमिट्स दी गई हैं, जो जो फॉर्मूला जो जो दिए गए हैं उनके एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ये कब हुई थी? 1991 में। स्टेट्स यानी दर्शाए गए थे कि रेडिएशन प्रोटेक्शन is to prevent the occurrence the deterministic effect by the keeping the dose below। आईसीआरपी ने ये दर्शा गया था कि रेडिएशन प्रोटेक्शन इज प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस, कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रिवेंस के ऑक्यूरेंस के लिए डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट बाय द कीपिंग डोज बिलो। जितना डोज अपन कम रखेंगे उतना ही डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कम होगा। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर अपन को रेडिएशन डोज लग रही है तो उससे जो तुरंत इफेक्ट दिखाता है वो उसको क्या बोलते हैं अपन? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। जैसे अपन कोई भी अगर रेडिएशन दे रहे हैं तो उसके तुरंत उसकी एलर्जी वगैरह कुछ भी हो रही है तो मतलब डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, तुरंत इफेक्ट जो दिखा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। आईसीआरपी ने 3 प्रिंसिपल दे रखे हैं। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिट। जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिट। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ को जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करने से मतलब है कि अपने पास जैसे रेडिएशन वर्कर के पास कोई भी पेशेंट एक्सरे कराने के, एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आ रहा है तो उसको अपन को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करते हैं कि उस चीज़ का अगर
बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है, तब तो अपन उस रेडिएशन को रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर उस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो उस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को अपन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एनी प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन शुड ओनली बी कैरिड आउट ऑफ इट प्रोड्यूसेस मोर बेनिफिट देन रिस्क। अगर कोई भी प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग एक्सपोजर जो एक्सपोजर को परफॉर्म कर रही है, एक्सपोजर को परफॉर्म कर रही है आयोनाइजिंग रेडिएशन से। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन दो प्रकार के, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं जो हार्मफुल ज़्यादा होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल कम होती हैं। शुड ओनली बी कैरिड आउट इफ इट प्रोड्यूसेस मोर बेनिफिट्स इन रिस्क। अगर वो आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, क्या बेनिफिट ज़्यादा कर रही हैं और रिस्क कम कर रही हैं, तब अपन किसी प्रैक्टिस को करेंगे। नो रेडिएशन एक्सपोजर इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज नेसेसरी और बेनिफिशियल। नो रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर अपने को बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि वो नेसेसरी नहीं है या फिर बेनिफिशियल नहीं है। द ओवरऑल बेनिफिट मस्ट आउटवेट द रेडिएशन रिस्क। जो ओवरऑल बेनिफिट है किसका, रेडिएशन का, वो किससे, रिस्क से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। सो द प्रैक्टिस मस्ट बी जस्टिफाइड। तभी वो जो प्रैक्टिस है, जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, वो जस्टिफाई की जा सकती है या फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो जस्टिफिकेशन का सीधा सा फॉर्मूला यही है कि अगर बेनिफिशियल ज़्यादा है और रिस्क कम है तभी अपने को वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, तभी उसको जस्टिफाई करना है। इस डायग्राम की मदद से हम ये दर्शा सकते हैं, जैसे देखो एक, रोकना इसको कहाँ से, जैसे अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इस चीज़ का रिस्क कम है और बेनिफिट ज़्यादा है। जैसे कोई भी अपन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने पास एक्सरे कराने आ रही है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कि अपन एक्सरे एग्जामिनेशन उसका कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, तो वो रेडिएशन उसके लिए भी और उसके जो पेट में जो फीटस है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो अगर उसका बेनिफिट अपने को लगता है कि ज़्यादा है तभी उसका एक्सरे करना है, नहीं तो रेडियो प्रेग्नेंट वूमन का एक्सरे नॉर्मली नहीं किया जाता है। वो भी तब कर सकते हैं जब उसका कंसेंट फॉर्म भरवा। कंसेंट फॉर्म क्या होता है, किसी चीज़ से उसका मंजूरी लेके या फिर वो लेके कि उसका अपन उसकी ही मर्जी से अपन उसका एक्सरे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इज डिफाइंड एज द नेट पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ द एक्टिविटी अंडरगोइंग ए पार्टिकुलर रेडिएशन प्रैक्टिस। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइन किया जाता है कि नेट पॉजिटिव बेनिफिट कितना है उस एक्टिविटी का एंड ए पार्टिकुलर रेडिएशन प्रैक्टिस। इस पार्टिकुलर रेडिएशन प्रैक्टिस में उसका नेट पॉजिटिव बेनिफिट कितना है। बिफोर अंडरगोइंग ए रेडिएशन प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन, अगर कोई रेडिएशन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस में जाने से पहले ऑलवेज जस्टिफाई द रिस्क वर्सेज बेनिफिट। कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या प्रैक्टिस में जाने से पहले उसका हमेशा जस्टिफाई करना पड़ता है कि उसका रिस्क को और बेनिफिट को ऑफ रेडिएशन, बिकॉज रेडिएशन कैन डैमेज द सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। किसी भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में या फिर रेडियोलॉजिकल प्रैक्टिस में जाने से पहले हमने अपने को जस्टिफाई करना पड़ता है किसको, रिस्क को और बेनिफिट को, कि उसमें रिस्क ज़्यादा है या फिर बेनिफिट ज़्यादा है। क्योंकि रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन हार्मफुल होती है जो अपनी बॉडी की सेल को और टिश्यू को हार्मफुल करती है या फिर डैमेज करती है। तो यही है कि बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क हमेशा कम होना चाहिए, तभी उसी चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अपन जस्टिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब ऑप्टिमाइजेशन। ये अपन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ा था अपने जस्टिफिकेशन, सेकंड पढ़ रहे हैं अपन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे किसी भी अपने पहले जस्टिफिकेशन किया, कोई भी अपने पास रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने आया, उसको अपने जस्टिफाई कर लिया कि अपन जस्टिफिकेशन कर लिया कि अब इसका अपने को एक्सरे करना है। तो एक्सरे करने के बाद भी अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक्सरे करना है तो उसको डोज कितनी देनी है, कम देनी है, ज़्यादा देनी है। तो वो किस पे, ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर उसको जस्टिफाई कर लिया कि इसका बेनिफिट ज़्यादा है, उसका एक्सरे अपने को करना है, तो उसको फिर डोज कम से कम मिनिमल डोज देनी पड़ती है। ये किस पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल
जो होता है एक अलारा प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अपन अलारा प्रिंसिपल। इसका फुल फॉर्म है अलारा की एज लो एज, जो अलारा की फुल फॉर्म है वो है एज लो एज रीजनेबली अचीवल। अलारा क्या है, एक प्रिंसिपल है किसका, ऑप्टिमाइजेशन का। ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, अलारा प्रिंसिपल के, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एज लो एज रीजनेबली अचीवल। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन डोज टू पेशेंट वर्कर्स एंड द पब्लिक शुड बी मिनिमाइज। अगर अपन ने जस्टिफाई करने के बाद कि रेडिएशन डोज किसके लिए, पेशेंट्स के लिए, वर्कर के लिए और पब्लिक के लिए, शुड बी मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब कम से कम, कि अगर आपने जस्टिफाई करने के बाद रेडिएशन डोज को पेशेंट्स के लिए, वर्कर के लिए और पब्लिक के लिए हमेशा क्या रखना चाहिए, कम से कम, कि अगर डोज अपन ओवर डोज देंगे तो वो क्या होगा, अपने लिए भी हार्मफुल है और पेशेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है नो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर शुड बी गिवन। अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर यानी कि अपने को एमएएस और केवीपी, एमएएस और केवीपी क्या होता है, एमएएस केवीपी जो अपन रेडिएशन देने के लिए, एक्सरेस करने के लिए, एक्सरे करने के लिए करते हैं, तो एमएएस और केवीपी अपन पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है अपने को, जिससे बाद में ना तो वो एक्सरे रिपीट हो ना उसको अननेसेसरी रेडिएशन लगे। इमेज क्वालिटी और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस शुड बी नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जो इमेज क्वालिटी है किसकी, एक्सरे की, एक्सरे फिल्म की जो इमेज क्वालिटी है, और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, और जो अपन ट्रीटमेंट इफेक्ट कर रहे हैं उसी को, शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, मतलब उसको अपने को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है, कि जो फिल्म की क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है, या तो उसको अपन या तो कम डोज या फिर सही डोज या फिर ज़्यादा डोज, कि नॉर्मल अपने को इतना डोज देना है कि जो इमेज की क्वालिटी है वो भी खराब ना हो। प्रॉपर प्लानिंग एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिस मस्ट बी फॉलोड। प्रॉपर प्लानिंग एंड सेफ वर्किंग, प्रॉपर प्लानिंग मतलब कि किसी भी एक्सरे को करने से पहले उसका पोजीशंस वगैरह, उसके एमएएस केवीपी, उसके एक्सपोजर, सारी चीज़ अपने को पहले से डिसाइड करके रखनी है कि किस पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कितना एमएएस देना है, कितना केवीपी देना है। टेक्नोलॉजिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ऑप्टिमाइज द रेडिएशन डोज। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजिस्ट यानी रेडिएशन वर्कर, जो उस रेडिएशन रीजन में काम कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजिस्ट। वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ऑप्टिमाइज द रेडिएशन डोज, मतलब रेडिएशन डोज को ऑप्टिमाइज करने में। ऑप्टिमाइज यानी कम से कम रखने में, कि अगर कम से कम जो टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है वो जितना डोज कम रखेगा उतना ही उसके लिए भी बेनिफिट होगा और पेशेंट्स के लिए भी। थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द पेशेंट एंड यूजिंग लोअर एक्सपोजर फैक्टर्स। प्रॉपर प्लानिंग के साथ और पेशेंट और द पेशेंट की एंड यूजिंग लोअर एक्सपोजर फैक्टर, कि पेशेंट की प्रॉपर प्लानिंग करनी है और कम से कम लोअर एक्सपोजर फैक्टर रखना है। एक्सपोजर फैक्टर किस किस में दिया जाता है, एमएएस और केवी में। दे कैन रिड्यूस द पेशेंट डोज। इसके साथ अपने जो डोज है पेशेंट को दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अपन ने अलारा प्रिंसिपल। अलारा प्रिंसिपल जो अपनी फुल फॉर्म पढ़ी थी, तीन चीज पढ़ी थी, एज, इसकी फुल फॉर्म है एज लो आई रीजनेबली अचीवल। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है टाइम, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड शील्डिंग। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग ये किस में आते हैं, अलारा प्रिंसिपल में, जो किसको डिफाइन करता है, ऑप्टिमाइजेशन को। टाइम क्या होता है, द डोज एंड इंडिविजुअल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर, कि द डोज एंड इंडिविजुअल इज डायरेक्टली, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को डायरेक्टली डोज लग रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर, कि जितने ज़्यादा टाइम अगर कोई रेडिएशन में रह रहा है, रेडिएशन रीजन में रह रहा है, उसको इतनी ही ज़्यादा डोज लगेंगी। तो ये क्या हो गया, एक इंडिविजुअल डायरेक्टली रिलेटेड हो गया किसके, ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। ड्यूरेशन यानी टाइम के अकॉर्डिंग, कि टाइम जितने ज़्यादा टाइम रेडिएशन एक्सपोजर में अगर लग रही है तो वो उसको इंडिविजुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द एक्सपोजर इज टू बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल बिकॉज द एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एक्सपोजर है वो कम से कम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोजर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। ये रहा एक्सपोजर किसके, एक्सपोजर रेट इनटू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये रेडिएशन रीजन है कोई, तो जितने ज़्यादा टाइम अपन इस रेडिएशन रीजन में रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा अपने को रेडिएशन लगेंगी। तो ये क्या हो गया,
प्रोपोर्शनल हो गया इसके। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड इंडिविजुअल रिसीव डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग द पर्सन स्टेज इन द रेडिएशन डोज। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मतलब कितने अमाउंट रेडिएशन उसको एक इंडिविजुअल पर्सन को लग रही है, वो किस पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन उस रेडिएशन जोन में, रेडिएशन रीजन में कितने टाइम रह रहा है। नेक्स्ट है therefore reduce the exposure time will therefore reduce the exposure time will also reduce the radiation dose to the person। कि अगर एक्सपोजर के टाइम को कम कर दें तो रिड्यूस द रेडिएशन डोज, कि जितने ज्यादा कम रहेंगे अपन किसमें, रेडिएशन रीजन में या रेडिएशन, तो उसको उतनी ही रेडिएशन डोज कम लगेंगी उस पर्सन को। नेक्स्ट आ गया अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू रेडिएशन डोज मैनेजमेंट। जो डिस्टेंस होती है कि एक रेडिएशन डोज है, रेडिएशन सोर्स है, तो रेडिएशन सोर्स से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, वो जितना ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको उतनी रेडिएशन कम लगेंगी, और जितना ज़्यादा पास रहेगा उसको रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा लगेंगी। तो रेडिएशन बिटवीन द सोर्स एंड रेडिएशन ऑब्जेक्ट एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके रिगार्डिंग, रेडिएशन डोज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी रेडिएशन कम लगेंगी, उतना एक्सपोजर उसको डोज कम लगेगा। द इनवर्स स्क्वायर लॉ, अब ये क्या आया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को। वही है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको डिफाइन करता है, ये डिस्टेंस को डिफाइन करता है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना रेडिएशन डोज कम लगेगा। अप्लाइड इन दिस लो रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाइड होता है किसमें, लो रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे अपन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होता जाएगा। देयरफॉर लार्ज द डिस्टेंस लेसर द रेडिएशन डोज, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स शुड बी केप्ट एज ग्रेट एज पॉसिबल। मतलब डिस्टेंस लेसर द रेडिएशन डोज, सो डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन डोज, जैसे जैसे अपन डिस्टेंस को लार्ज करते जाएंगे, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी उतनी ही ज्यादा कम रेडिएशन लगेंगी। तो अपन जितना ज्यादा दूर रह सकते हैं, जितनी ज्यादा डिस्टेंस को ज्यादा रख सकते हैं, एज ग्रेट एज, उतनी ही ज्यादा अपन उसको डिस्टेंस को रखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन सोर्स से दूर जाता जा रहा है, उस जितना मूव कर रहा है किससे, रेडिएशन सोर्स से, तो रेडिएशन डोज विल बी डिक्रीज। जितना ज्यादा अगर रेडिएशन सोर्स से कोई पर्सन मूव कर रहा है उतनी ही फिर उसको रेडिएशन कम होती जाएंगी, रेडिएशन डोज कम लगती जाएंगी। ये डायग्राम है एक, जैसे ये रेडिएशन सोर्स है, ये रेडिएशन सोर्स है, तो एक कोई ये पर्सन है, नेक्स्ट ये पर्सन है, थर्ड ये पर्सन है, तो रेडिएशन डोज से इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस और भी ज़्यादा है, और इसकी डिस्टेंस और भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो डोज लगेंगी, एक्सपोजर लगेगा, वो इस पर्सन को लगेगा, फिर उसके बाद इस पर्सन को, और उसके बाद इस पर्सन को। तो डिस्टेंस इतना मैटर करती है कि अगर रेडिएशन सोर्स के कोई अगर जितना पास रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसको रेडिएशन ज़्यादा लगेंगी। अब आ गया जो अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था कि डिस्टेंस में इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी, इसमें क्या दे रखा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कि रेडिएशन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। आई क्या है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डी क्या है इसमें, डिस्टेंस किससे, रेडिएशन सोर्स से। तो रेडिएशन की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, कि जितना ज्यादा कि ये रेडिएशन सोर्स है कोई, ये है रेडिएशन सोर्स, और ये है कोई पर्सन, तो जितना ज्यादा उसकी डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस रहेगी जितना ज्यादा, उतनी ही रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होगी। रेडिएशन की इंटेंसिटी, कोई पर्सन है वो रेडिएशन के सोर्स के जितना पास रहेगा उतनी ज्यादा उसको रेडिएशन लगेंगी, और जितना ज्यादा दूर रहेगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो रेडिएशन कम लगेंगी। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है,
कि ये रेडिएशन सोर्स है, ये कोई पर्सन है, तो ये किसके इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट आया अपना टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, नेक्स्ट आया अपना शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, किसका? रेडिएशन प्रोटेक्शन का। एक्टिव कंपोनेंट, सबसे एक्टिव कंपोनेंट मानो तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि टाइम जितना, जैसे अपन जितना ज़्यादा टाइम रेडिएशन रहेंगे और जितना दूरी रखेंगे वो तो ठीक है, पर शील्डिंग मतलब जितना ज़्यादा टाइम अपन रेडिएशन में रहे और शील्डिंग का यूज किया तो भी अपने को रेडिएशन कम लगेंगी, और जितना ज़्यादा अपन रेडिएशन के पास रहे, डिस्टेंस कम रही और शील्डिंग का यूज कर रहे हैं अपन, तो भी रेडिएशन अपने को कम लगेंगी, क्योंकि शील्डिंग एक एक्टिव कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शील्डिंग बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड वर्कर ग्रेटली रिड्यूस द लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो शील्डिंग होता है किसके बीच में? एक तो रेडिएशन सोर्स के और वर्कर के बीच में। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है इसका लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर के लेवल को कम करता है। मटेरियल यूज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शील्ड। जो इस उसमें प्रोसेस में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? शील्ड। मोस्टली हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल यूज लाइक लेड और कंक्रीट। मोस्टली किसमें? शील्डिंग में। मोस्टली शील्डिंग में हाई एटॉमिक नंबर यूज किए जाते हैं, जैसे लेड और कंक्रीट। क्यों किए जाते हैं हाई एटॉमिक नंबर यूज? क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है? रेडिएशन को अपने अंदर नहीं आने देता या फिर एब्जॉर्ब नहीं करने देता। जैसे कोई भी दीवार है, लेड है, जैसे लेड के तौर पे अपन क्या क्या यूज करते हैं? लेड एप्रेन है, लेड शील्ड है, लेड बैरियर है, ठीक है। तो जैसे लेड एप्रेन पहन रखा है अपन ने, तो रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या है? हाई एटॉमिक नंबर का बना हुआ है लेड एप्रेन, तो ये क्या रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर उस रेडिएशन को इतना नहीं आने देता। शील्डिंग इज ए वेरी क्रूशियल कंपोनेंट रिगार्डिंग द रेडिएशन प्रोटेक्शन। शील्डिंग क्या होता है? क्रूशियल कंपोनेंट है, यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके रिगार्डिंग? रेडिएशन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। Shielding is a certain material which is used to reduce the to intensity of radiation when they pass through it. Shielding is certain material होता है किसको? रेडिएशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस यानी कम करने के लिए। शील्डिंग एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसके रिगार्डिंग? इंटेंसिटी किसकी? रेडिएशन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। जब वो उससे गुजरती है तो उसके रेडिएशन की इंटेंसिटी को कम कर देता है। जैसे ये लेड एप्रेन है, अगर रेडिएशन इससे गुजर रही है तो इसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है? ये लेड एप्रेन या फिर लेड कंक्रीट हाई एटॉमिक नंबर के बने होते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ शील्डिंग मटेरियल यूज्ड इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टू ओवरकम द इफेक्ट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे क्या यूज किए जाते हैं? शील्डिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं किसके? ओवरकम द इफेक्ट, इफेक्ट को किसके? रेडिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए। सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? लेड, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये हाई डेंसिटी का होता है। सेकंड है कि इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता। एंड मैकेनिकली इजी टू चेंज इन द डिफरेंट शेप एंड साइज। मैकेनिकली मतलब इसको लेड को अपन मैकेनिकली इजी, आसान होता है चेंज करने में उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे अपने को लेड एप्रेन बनाना है तो उस शेप का बन सकता है, उस साइज का बन सकता है। लेड बैरियर बनाना है, लेड ग्लास बनाने हैं, लेड ग्लव्स बनाने हैं, तो वो शेप और साइज को मेंटेन कर लेता है उसी अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ शील्डिंग एंड अमाउंट ऑफ शील्डिंग डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन। जो अपन टाइप्स ऑफ शील्डिंग मतलब किस टाइप की शील्डिंग यूज करने, और अमाउंट ऑफ शील्डिंग के कितना अमाउंट शील्डिंग का यूज कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? फोटोन की एनर्जी पर। फोटोन की एनर्जी मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो अपने को शील्डिंग का अमाउंट भी ज्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जर द शील्डिंग थिकनेस लोअर द एक्सपोजर रेट। मतलब शील्डिंग की थिकनेस जितनी लार्जर यानी ज्यादा होगी उतना ही एक्सपोजर रेट कम होगा, ठीक है। ये रहा शील्डिंग। शील्डिंग एक मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसे लेड और कंक्रीट से शील्डिंग का यूज करते हैं अपन। लेड एप्रेन वगैरह जो भी अपन ग्लव्स वगैरह जो भी अपन पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? लेड के बने होते हैं। हाई डेंसिटी का होता है और नॉर्मली इनएक्सपेंसिव यानी महंगा भी नहीं होता है इतना ज्यादा, और मैकेनिकली इजी टू चेंज। मैकेनिकली इजी टू चेंज यानी
किसी भी शेप और साइज में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये शील्डिंग के क्या है टाइप्स, टाइप्स ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है, चार टाइप्स की होती है। दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शील्डिंग रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज, कि इन प्रकार की शील्डिंग होती है जो क्या करती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन गोनार्ड शील्डिंग। गोनार्ड शील्डिंग क्या होता है, गोनार्ड शील्डिंग होता है कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अगर कोई शील्डिंग का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गोनार्ड शील्डिंग। इट इज द टाइप ऑफ शील्डिंग दैट प्रोटेक्ट गोनार्ड ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर्सन के गोनार्ड यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शील्ड करने के यूज में लिया जाता है। गोनार्ड इज हाईली सेंसिटिव टू द रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ रेडिएशन में लीड्स टू इनफर्टिलिटी। जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, किससे, रेडिएशन से। तो क्या करते हैं ये हाई डोज ऑफ रेडिएशन क्या करते हैं, अगर नॉर्मली जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं, किससे, रेडिएशन से। तो अपन को ज़्यादा अगर इंटेंसिटी की रेडिएशन लग रही है या फिर मैक्सिमम डोज लग रहा है तो क्या होता है, जो गोनार्ड से क्या लीड हो सकता है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे आगे चल के जैसे नॉर्मली इनफर्टिलिटी की वो आ सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट गोनार्ड्स ड्यूरिंग एक्सपोजर। तो इसलिए अपने को गोनार्ड्स को, अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको एक्सपोजर के दौरान क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, किससे, गोनार्ड शील्डिंग से। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सोर्स शील्डिंग। सोर्स शील्डिंग क्या होता है, सोर्स शील्डिंग उसको दिया गया है नाम, जैसे रेडिएशन सोर्स जहां से निकलता है, कि इट इंक्लूड्स एक्सरे ट्यूब शील्डिंग, it includes X-ray tube shielding which is very essential to the leakage of radiation। जैसे नॉर्मली एक्सरे ट्यूब है, वहाँ से रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन निकल रही है, तो वहाँ से अगर कोई रेडिएशन का लीकेज हो रहा है तो उसके लिए सोर्स शील्डिंग का यूज किया जाता है। नॉर्मली सोर्स शील्डिंग के लिए अपन कॉलीमीटर बोल सकते हैं कि कॉलीमीटर का यूज किया जाता है। दस प्रॉपर शील्डिंग एंड हाउसिंग ऑफ रेडिएशन सोर्स विल ऑल्सो रिड्यूस द रेडिएशन डोज। कि प्रॉपर शील्डिंग किसकी, एक्सरे ट्यूब में रेडिएशन सोर्स की प्रॉपर शील्डिंग एंड रेडिएशन सोर्स विल ऑल्सो रिड्यूस द रेडिएशन, जो उसकी प्रॉपर शील्डिंग एंड हाउसिंग, एक सोर्स हाउसिंग बना होता है किसका, रेडिएशन सोर्स का सोर्स हाउसिंग, और प्रॉपर शील्डिंग क्या कम कर सकती है, रेडिएशन डोज को कम कर सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पर्सनल शील्डिंग। पर्सनल शील्डिंग में क्या होता है, पर्सनल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ड्यूरिंग द एक्सपोजर फ्रॉम अनवांटेड रेडिएशन। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी एक अकेले पर्सन को प्रोटेक्ट करना, किसके दौरान, एक्सपोजर के दौरान, फ्रॉम अनवांटेड रेडिएशन। अनवांटेड रेडिएशन मतलब कि जो रेडिएशन अनवांटेड है, मतलब जो रेडिएशन अलग से आ रही है। एक तो अपन एक्सरे कर रहे हैं जितनी रेडिएशन अपने को चाहिए, जैसे अपन नॉर्मल चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट के अलावा अपन ने कॉलीमीटर का अच्छे से यूज नहीं किया, जैसे अब चेस्ट की रेडिएशन एब्डोमेन पे लग रही है या फिर सर्वाइकल स्पाइन पे लग रही है, तो वो क्या होते हैं, अनवांटेड रेडिएशन। इसलिए अपने को शील्डिंग का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल बैरियर में ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सनल शील्डिंग फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन। मोबाइल बैरियर के यूज करना चाहिए किसको, प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सनल शील्डिंग फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन यानी जो रेडिएशन, अनवांटेड रेडिएशन, और स्कैटर्ड रेडिएशन यानी जो रेडिएशन अपने को जरूरी नहीं होती है या फिर जो पेशेंट के उसमें एक्सरे एग्जामिनेशन में काम नहीं आती है, उनको क्या बोला जाता है, स्कैटर्ड रेडिएशन। इट इंक्लूड्स लेड एप्रन, ग्लव्स, थायराइड शील्ड, हेड कैप। ये क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें पर्सनल शील्डिंग में, एक तो लेड एप्रन, एक लेड ग्लव्स, थायराइड शील्ड और हेड कैप। इसके बाद आता है रूम शील्डिंग। रूम शील्डिंग क्या होता है, एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी, गोनार्ड शील्डिंग, सेकंड पढ़ी थी अपन ने, सेकंड पढ़ी थी सोर्स शील्डिंग, थर्ड पढ़ी थी अपने पर्सनल शील्डिंग, फोर्थ आए अपन रूम शील्डिंग पे। रूम शील्डिंग क्या होता है कि रेडियोग्राफिक रूम ऑल्सो शील्डेड विद एप्रोप्रिएट थिकनेस ऑफ लेड 1.5 mm। जो रेडियोग्राफिक जो रूम होता है अपना वो किससे शील्ड होता है, लेड से। कितने, 1.5 mm लेड से शील्ड होता है। एप्रोप्रिएट थिकनेस मतलब लगभग इतनी थिकनेस से, लगभग एप्रोप्रिएट थिकनेस 1.5 mm
थिकनेस से, लेड की थिकनेस से क्या होता है, शील्ड होता है, टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक एज वेल एज अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आउटसाइड द रेडियोग्राफिक रूम। जो अपना रेडियोग्राफिक रूम होता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, वो किससे, लेड से ढका हुआ होता है, या लेड के चारों तरफ 1.5 mm की लेड से, लगभग 1.5 mm की लेड से शील्ड होता है। किसके लिए, कि अगर एक्सरे एग्जामिनेशन के रूम के बाहर कोई भी और पेशेंट हैं, या फिर हॉस्पिटल का कोई भी हेल्थ केयर और स्टाफ है, या फिर पेशेंट के साथ कोई भी अटेंडर वगैरह आए हुए हैं, तो उनके लिए, उनको शील्ड करने के लिए रूम शील्डिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद डोज लिमिट, फर्स्ट पढ़ा था अपन ने जस्टिफिकेशन, सेकंड पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें अपन ने जस्टिफिकेशन, फिर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में क्या पढ़ा था, अलारा प्रिंसिपल, अलारा प्रिंसिपल में हमने 3 चीज पढ़ी थी, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। थर्ड आएगा उसके बाद डोज लिमिट। डोज लिमिट क्या होता है कि इट इज डिफाइन द डोज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन ऑन ए ईयरली बेसिस, कि जो अपने पहले पढ़ा था कि आईसीआरपी, इसके बाद होते हैं एनसीआरबी, ये क्या संस्था है किसकी, रेडिएशन प्रोटेक्शन की। इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि ईयरली बेसिस पे किसके इंडिविजुअल पर्सन को कितना डोज लगना चाहिए, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कितना लगना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को कितना लगना चाहिए, बच्चों को कितना डोज लगना चाहिए, किस पार्ट को, अपने ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग डोज डिसाइड कर रखा है, कि नॉर्मली चेस्ट को इतना डोज देना है, इतना एमएएच देना है, फुट को इतना देना है, हैंड को इतना देना है, तो सबने डिसाइड कर रखा है ईयरली बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट है द रिकमेंडेड डोज लिमिट्स reduce the probability of stochastic effect and also prevent the deterministic effect of radiation। ये क्या करता है, रिकमेंडेड डोज लिमिट्स रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, क्या करते हैं, जो रिकमेंडेड डोज लिमिट्स हैं, जो एनसीआरपी आईसीआरपी ने जो रिकमेंड कर रखी है डोज लिमिट, ये क्या काम करती है, रिड्यूस यानी कम करती है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकास्टिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट वो होता है कि जैसे अपन ने कोई रेडियो एग्जामिनेशन किया या फिर कुछ भी किया तो उससे तुरंत इफेक्ट दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। और जो लेट इफेक्ट दिखता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक इफेक्ट। मतलब रेडिएशन से अगर कोई भी हार्म हो रहा है तो उसके जो रिकमेंडेड डोज लिमिट क्या करता है कि आईसीआरपी ने, एनसीआरपी ने रिकमेंडेड डोज लिमिट दे रखी है कि इतनी डोज ही पर ईयरली इसको इंडिविजुअल पर्सन को देनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करता है, किसकी को, स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की को। इन ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट हैविंग ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन डोज लिमिट, सो डू नॉट ओवर एक्सपोज टू ए पर्सन दैट हैज बीन ऑलरेडी रिसीव्ड ए मैक्सिमम रेडिएशन डोज फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड। जो ह्यूमन बॉडी में हर पार्ट के लिए अलग अलग एक पार्टिकुलर डोज लिमिट डिसाइड कर रखी है, तो अगर उससे ज़्यादा अपन कोई डोज देते हैं तो वो क्या काम करती है, एक पार्टिकुलर टाइम के दौरान अगर उसको अपन उससे ज़्यादा डोज देते हैं तो वो उसके लिए, पर्सन के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ये है जो डोज लिमिट दे रखी है। जैसे आईसीआरपी ने, आईसीआरपी फुल फॉर्म बताई थी इसकी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। जो डोज लिमिट आईसीआरपी ने ये दे रखी हैं, जैसे ये पार्ट्स हो गए, ये ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए और ये पब्लिक के लिए। जैसे इफेक्टिव डोज होल बॉडी के लिए, ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए 20 मिलीसीवर्ट, किसमें करते हैं इसको, मिलीसीवर्ट। ये पर ईयर के अकॉर्डिंग दे रखी हैं कि ऑक्यूपेशनल वर्कर मतलब जो रेडिएशन वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए कि 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर, इसके पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, स्किन के लिए 500 मिलीसीवर्ट, किसके, ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए, और पब्लिक के लिए 50 मिलीसीवर्ट। लेंस ऑफ आई 150 मिलीसीवर्ट पर ईयर और 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर। हैंड्स एंड फीट के लिए 500 मिलीसीवर्ट और 50 मिलीसीवर्ट, और प्रेग्नेंट वुमन के लिए 2 मिलीसीवर्ट इन 9 मंथ्स। ठीक है, अगर ऑक्यूपेशनल वर्कर है तो वो कि रेडिएशन रीजन में कोई काम कर रहे है, कोई लेडीज काम कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए ओनली 2 मिलीसीवर्ट 9 महीने में लग सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज लगते हैं तो उस प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। और पब्लिक, अगर कोई पब्लिक में प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको तो रेडिएशन रीजन में ले जाना ही नहीं है, तो उसके लिए कोई डोज लिमिट नहीं है। ये जैसे आईसीआरपी ने कर रखी है, यही एनसीआरपी ने कर रखी है, वही पार्ट्स तो वही हैं। ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए ये डोज लिमिट है और पब्लिक के लिए ये सारी डोज लिमिट है। जैसे जैसे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली 5 मिली, प्रेग्नेंट वुमन के लिए देखोगे तो 5 मिलीसीवर्ट, जो
आईसीआरपी दे रखी है, उससे क्या उससे जैसे उसमें उसमें दे रखी है 2 मिलीसीवर्ट, इसमें दे रखी है 5 मिलीसीवर्ट 9 मंथ्स में, तो उसके अकॉर्डिंग 0.5 मिलीसीवर्ट्स हो गया 1 मंथ में। अब इसके बाद आया कि जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमन है, जैसे हाई नंबर प्रेग्नेंट वूमन है, अगर उसको अपन हाई नंबर ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स कर रहे हैं उस पर, तो उसके क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या पेल्विक एरिया परफॉर्म कर रहे हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर क्या क्या हार्म हो सकते हैं। कि हाई नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल हाई नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स ऑफ द पेल्विक एरिया परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि पेल्विक एरिया में अगर हाई नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या क्या हार्मफुल हो सकते हैं। कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीनेटल डेथ। अब प्रीनेटल डेथ क्या होती है, प्रीनेटल डेथ होती है कि प्रीनेटल डेथ कि दिस पीरियड टिपिकली इंक्लूड्स ए फ्यू मंथ बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी और फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में अगर अपन ज़्यादा रेडियोलॉजिकल एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं किस पे, पेल्विक एरिया पे प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रीनेटल डेथ हो सकती है। प्रीनेटल डेथ में कि फ्यू वीक्स बिफोर बर्थ, मतलब जो बच्चा होगा, डिलीवरी जिस बच्चे की होगी उसके कुछ वीक पहले या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, बर्थ से फ्यू वीक पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ हफ्ते बाद, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान भी उसकी डेथ हो सकती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रीनेटल डेथ। नेक्स्ट है मेल फॉर्मेशन। मेल फॉर्मेशन क्या आता है कि ए पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज नॉट फॉर्म करेक्टली, कि बॉडी का कोई पार्ट जो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, मेल फॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अपन हाई नंबर ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स कर रहे हैं, तो अगर कोई बाद में किसी डिलीवरी हो रही है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो बच्चा मेल फॉर्मेशन से भी पीड़ित हो सकता है, कि जिसका बॉडी का कोई भी पार्ट वो प्रॉपर तरीके से या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। थर्ड आया इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मतलब उस बच्चे का मानसिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये किसके कारण हो सकते हैं, कि अगर अपन रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर ज़्यादा करते हैं, जो डोज लिमिट डिसाइड कर रखी है आईसीआरपी ने, एनसीआरपी ने, उससे ज़्यादा अगर अपन डोज लिमिट दे रहे हैं, तो उससे प्रीनेटल डेथ, मेलफॉर्मेशन और इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है।